मेरा भी मेकअप कीजिए, वो कमरे में दाखिल होती ब्यूटिशियन से कहने लगी। तो आयजा ने हैरत से देखा था। क्या मतलब भाभी, आप मेकअप करवाएंगी? लेकिन अदा ने आपको मना किया था ना। आपने ही बताया था कि अदा गुस्सा हो रहे थे आपके मेकअप की वजह से। आयजा उठकर से पूछने लगी थी, आयजा जानू, तुम्हारे अदा को और कोई काम है क्या सिवाय गुस्सा होने के? अब क्या इनके चक्कर में अपनी मर्जी से कुछ करना भी छोड़ दूं? बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं आज भी मेकअप करूंगी। वैसे भी आज आखिरी तकरीब है, इसके बाद तो शायद साल भर किसी की शादी में ना हो। तो क्या मैं मेकअप करने की ख्वाहिश पूरी ना करूं? ये तो ज्यादती है मेरे साथ, वो ब्यूटिशियन को देखते हुए बोली। जिस पर आयजा ने इसके लिए कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई थी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, आज थोड़ा बहुत मेकअप कर ही लें, आप बहुत बहुत प्यारी लगेंगी, देखिएगा। और जब आप प्यारी लगेंगी ना, तब अदा को कोई मसला भी नहीं होगा आपके मेकओवर से। वैसे अदा की बात गलत नहीं है, आप बिना मेकअप के भी बेहद हसीन हैं। आपको मजीद संवारने की जरूरत है ही नहीं, आपको इस झूठे दिखार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शादी पर चलता ही है। आप पहले मेरी भाभी को अच्छा सा तैयार करें और देखें, बहुत ज्यादा हैवी मत कीजिएगा। आप मेरी अदा को नहीं जानती, वो इस मामले में बहुत ज्यादा पॉसेसिव है, वो ब्यूटिशियन से कहने लगी। तो ब्यूटिशियन ने मुस्कुराकर इसका चेहरा, मासूम चेहरा देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेहद हसीन थी। ब्यूटिशियन इसे बिठाकर इसका हल्का फुल्का मेकअप करने लगी। तो दानिन का सारा ध्यान आलम की तरफ चला गया। आज सुबह इसने इससे कितना वेट करवाया था आलम के लिए नाश्ता लेकर जाते हुए। इसने कहा था जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। आलम क्या करने वाला था इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाँ, लेकिन ये पता था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा जिससे इसे गुस्सा आए, और इससे गुस्सा दिलाकर वो बहुत खुश हो रहा था। जबकि दानिया ने इसे गुस्सा दिलाने के लिए इसके खिलाफ जाकर अपना मेकअप करवाने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो इससे कहता था कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत हसीन हो। इसकी बातें याद करके दानियन के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। इसकी तारीफ करना इसे अच्छा लगता था। वो खुद भी तारीफ के लायक था। बेशक वो खूबसूरत तरीन मर्दों में शामिल होता था, और दूसरा वो जानता था कि वो किस कदर वजिया शख्सियत का मालिक है। यकीनन वो खुद इसकी तरफ से अपनी तारीफ का इंतजार तो कर ही रहा होगा। दो तीन बार तो दानिन से पूछा भी था कि कैसा लग रहा हूँ, जिस पर दानिन हमेशा मुंह फेर जाती, और आगे भी इसका ऐसा ही करने का इरादा था, क्योंकि दानिन कभी इसकी तारीफ करेगी ये सिर्फ इसकी गलतफहमी थी। ये तारीफ करना तो मर्दों का काम होता है, औरतें तो बस अपने निखार पर नाज करती हैं। दानिन का अपना लॉजिक था। इसके असूलों के मुताबिक आलम जब चाहे इसकी तारीफ कर सकता था, लेकिन वो आलम की तारीफ करे ये जरूरी नहीं था। थोड़ी ही देर में ब्यूटिशियन ने इसे खूबसूरती से तैयार कर दिया था। इसके चेहरे के खूबसूरत नकूश को रंग भरकर इसने मजीद खूबसूरत बना दिया था। इसने एक नजर आईने की जानिब देखा तो आईने में से आयशा का अक्स नजर आया, जो एक साइटिस्ट से देख रही थी। इसे देखकर वो मुस्कुराई तो आयशा ने बातें करना शुरू कर दी थी। वाह भाभी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको किसी की नजर ना लगाए। वो लोग जो कहते हैं ना खूबसूरती लफ्जों की मोहताज नहीं होती, इन लोगों ने आपको ही देख रखा होगा, आयशा तारीफ करते हुए बोली। दानिया ने इसके अल्फाज पर बेसाख्ता छप गई थी। इसने आईने में देखा, वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। यकीनन इस कदर खूबसूरती के बाद आलम इसे मेकअप करने से कभी मना नहीं करेगा। वो उठकर अपना भारी ड्रेस ठीक करते दुपट्टा सर पर रखती कमरे से बाहर निकली। न जाने आलम आ चुका होगा या नहीं। इसे छोड़ने के बाद वो कहीं चला गया था। कहाँ गया था ये तो उसने बताया नहीं था, बस इतना कहा था कि वलीमे पर चलना है, तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। मेरा क्या है, बस शावर लेकर चेंज ही तो करना है। लेकिन तुम लड़कियों को बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए तुम अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करके बैठना ताकि हम लेट ना हो। दानिया ने अपने कमरे में कदम रखा तो आलम शावर लेकर चेंज किए बिल्कुल तैयार था, बस अपने बाल बना रहा था। इसने मुड़कर इसे देखा तो इसकी नजर खटक कर रह गई थी। इस तरह खुद को देखते पाकर दानिया ने अपना चेहरा झुका लिया। ये क्या हालत बना के रखी है तुमने? मैंने मना किया था ना तुम्हें ये सब लेपा तो मत करना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। ये इतना सब कुछ मिलने की क्या जरूरत है तुम्हारे चेहरे पर? इतनी प्यारी लगती हो इन सब के बगैर। जाओ मुंह धोकर आओ। वो इसे गौर से देखता हुक्म जानने लगा तो दानिया ने इसे घूरा था। इसकी सारी बातें अच्छी थी, बस इसका हुक्म जताना इसे अच्छा नहीं लगता था। बीवी पर शोहर का पूरा हक होता है, वो इसे जिस तरह का काम चाहे मना कर सकता है, लेकिन मना करने और हुक्म देने में बहुत फर्क होता है। बेशक इसमें भी कोई शक नहीं था कि शोहर हुक्म देने का हक भी रखता है, लेकिन जायज बात पर वो इसकी हर जायज ना जायज बात तो मानने से रही। आपको क्या लगता है वहां 1.5 घंटा बैठकर मैंने अपनी कमर का बेड़ा गर्क इसलिए किया है ताकि कमरे में आकर इसे धो दूं? मैं बिल्कुल भी अपना चेहरा साफ नहीं करने वाली। मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और खुद को खुद ही देख चुकी हूँ। आपको नहीं बोला मुझे खूबसूरती की सनद देने के लिए। वो इसे घूरते हुए जूते चेंज करने लगी। नैन मेरी बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा जाकर मुंह धो। वो सख्ती से बोला तो दानी ने चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती आईने के सामने जा रुकी थी। मैं तो आज इसी तरह वलीमा अटेंड करूंगी, और खबरदार जो आपने मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की, मैं हरगिज भी अपना मुंह नहीं धोने वाली। आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगी। इतनी खूबसूरत मैं जिंदगी में पहले भी कभी नहीं लगी। आज तक मैंने किसी ब्यूटिशियन से मेकअप नहीं करवाया, आज पहली बार किया है, तो मुझे पूरी तरह मजा लेने दे। वो इस इनकार करते हुए अपने बालों में कंघी फेरने लगी। इसके बाल पुश्त तो बिखरे हुए थे, कुछ बाल आगे थे। आलम ने एक नजर से देखा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, तुम मुंह नहीं धोने वाली? वो इसे देखकर पूछने लगा तो दाने ने ना सर हिलाते हुए एक बार फिर से अपने बाल में कंघी करना शुरू कर दी थी। लेकिन झटका तो इसे तब लगा जब आलम टेबल पर रखा जग का गिलास
लेकिन झटका तो इसे तब लगा जब आलम टेबल पर रखे शीशे का जग उठाकर पूरा इस पर उड़ेल चुका था। दानिन बेयकीनी से इसे देखने लगी। वो ऐसी हरकत कर सकता था, इसे यकीन ना आया था। कैसा लगा ये झटका? तुम इसे सुबह के इंतजार का बदला भी कह सकती हो। वो अपनी हरकत की नापसंदगी भी, तुम्हारा मेकअप करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी खूबसूरत नकुश पर किसी किस्म की मिलावट नहीं चाहता। तुम बहुत हसीन हो और इस झूठे दिखावे से तुम्हारी चेहरे की मासूमियत छुप जाती है। मैं अपनी नैन की मासूमियत को छुपते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। ये सब तो इसके लिए होता है जो बनावटी होते हैं, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर यकीन नहीं होता। तुम बेहद हसीन हो, तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना और अपने शोहर का ख्याल रखो, यही बहुत है। वो अलमारी से तौलिया निकालता इसका सर पूछने के साथ साथ मुंह भी साफ कर चुका था, जबकि दानिन गुस्से से घूरे जा रही थी। घूरना बंद करो मैडम, अगर हिम्मत है तो इंतकाम लो। वैसे भी तुम हर चीज़ की जवाबी कार्रवाई करने वाली थी। वो बेहद नरमी से इसे अपने करीब करता इसके कान में से गोशी करने लगा। नैन बदले में कुछ नहीं बोली, बस आगे की प्लानिंग कर रही थी। इतनी आसानी से छुड़ने वाली तो वैसे हरगिज नहीं थी, लेकिन अपने कानों पर इसके लबों का लम्स महसूस करके वो जैसे काम कर रह गई। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे बदले का। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बदला लो। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारी तरफ से। बदला भी काफी पावरफुल होना चाहिए। वो इसे उकसा रहा था। बदला तो मैं ऐसा लूंगी कि नानी याद आ जाएगी। आपको चैलेंज कर रही थी, तो मतलब मैं अपनी नानी को याद करने के लिए तैयार हो जाऊं। चलो इसी बहाने ही सही मुझे नानी याद तो आएगी। वो भी कहाँ आने वाला था, इसकी बात पकड़ते हुए बोला। दाने ने तेजी से अपने गीले बाल कैचर में कैद कर दिया और चेहरा तौलिए से अच्छी तरह से साफ करने लगी, क्योंकि इसके पास दोबारा मेकअप करने का टाइम हरगिज नहीं था। लेकिन इसने सोच लिया था कि वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इसका बदला तो इससे जरूर लेगी। वलीमे की तकरीब शुरू हो चुकी थी। दुल्हन के घर वाले रास्ते में थे, वो कभी भी पहुंच सकते थे, जबकि अनम को आज घूंघट में रखा गया था। इनके खानदान की रस्म थी कि शादी के चंद दिन तक दुल्हन का चेहरा कोई नहीं दिखा दुल्हन किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा जिद करे या बहुत खास हो तो वो चेहरा देख सकता है। स्नेहा और लाली को भी बड़ी खलबली लगी थी दुल्हन का चेहरा देखने की। वो दोनों तो फैसला कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन दुल्हन को तो वो लोग देखकर ही रहेंगी। लाली ने आहिस्ता से इसका हाथ थामते हुए इसे ऊपर स्टेज की तरफ चलने का इशारा किया, तो स्नेहा भी खुशी खुशी इसके साथ ऊपर की जानिब चली गई थी। वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचे थे। लाली और स्नेहा दुल्हन के दाएं बाएं बैठ गई, जबकि जाहिद मेहमानों को संभाल रहा था। बेटा तुम दोनों यही दुल्हन के पास बैठो, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। जाहिद की अम्मी ने इनको अनम के दाएं बाएं बैठते देखकर कहा था, तो वो फौरन ही अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार हो गई। जी आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना काम करें, जाकर मेहमानों को देखें, हम यहीं पर बैठे हैं, लाली ने फौरन से कहा, जिस पर वो मुस्कुराती ने खुश रहने की दुआएं देती वहां से निकल गई थी। यार आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तुम्हारे खानदान की रस्म तोड़ रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे जाहिद दादा की बीवी देखने का बहुत शौक है, लेकिन ये बात भी है कि खानदानी रस्म भी देखनी पड़ती है। ऐसे रस्म और रिवाज को फॉलो करके ही हम अपने खानदान की रवायत को बरकरार रख सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारा घूंघट नहीं उठाऊंगी, लेकिन नीचे से झांक कर तुम्हें देखना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। लाली शरारत से बोली, तो अनम ने हाँ में सर हिलाया और लाली खुशी खुशी इसकी चुनरी में जानने को तैयार हो गई। इसने आस्ता से घूंघट उठाकर से देखा। माशाल्लाह यार, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मेरे जाहिद दादा मुझे ज़्यादा प्यारे हैं। अगर कभी टीम की बात आई तो मैं अपने अदा के ही साथ रहूंगी। तुम्हारी ननद इस मामले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन बेफिक्र रहो, मैं रवायती ननदू जैसी हरगिज नहीं हूँ। अदा को तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं भड़काऊंगी, बल्कि इनके सामने तुम्हारी बहुत सारी तारीफ करूंगी। वो बेहद शरारत से कहती अपना लाया हुआ तोहफा इसकी गोद में रख चुकी थी। अब मेरी बारी, अपना रूह रोशन इस तरफ करें। स्नेहा ने शरारत से कहा। अनम को थोड़ा सा अजीब लगा, न जाने कि उसे घबराहट हो रही थी। पहले ही वो अपनी गलती की वजह से अपनी सहेली को खुद से दूर कर चुकी थी। अब ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी। स्नेहा ने चुन्नी उठाते हुए कहा, लेकिन इसे देखते ही परेशानी से घूंघट वापस गिरा गई। क्या हुआ, भाभी पसंद नहीं आई? लाली ने अचानक चुनरी गिराने पर पूछा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत खूबसूरत है। वो बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा करती इसके करीब से उठकर नीचे चली गई थी। लाली इसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन जाहिद की अम्मी इनको यहाँ अनम के पास बिठा कर गई थी। अरे क्या हो गया इसे, ऐसे क्यों चली गई? वो परेशानी से बड़बड़ाई थी, क्योंकि इसने मुझे देख लिया। मैं इसकी सहेली हूँ, शायद इसने कभी आपके सामने मेरा जिक्र भी नहीं किया होगा। मैं सुंदर हूँ इसकी दोस्त। वो मध्यम से लहजे में बोली, तो लाली बहुत की गहराई तक पहुंच गई थी। मैं बहुत परेशान हूँ लाली, प्लीज मेरी मदद करें, मैं अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहती। वो लाली का हाथ थामे हुए बोली थी। लाली को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो इसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन स्नेहा का दिल दुखाकर अपनी बहन को खोने का वो सोच भी नहीं सकती थी। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी नाराजगी ज्यादा तवील नहीं होती, वो खुद ही मान जाएगी कुछ दिनों में। लाली से बेफिक्र करते हुए बोली, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेफिक्र ना हो सकी थी। सुंदर से वो हाथ रखे राब्ते खत्म कर चुकी थी। वो ना तो इसका फोन उठाती थी और ना ही इससे बात करती थी, लेकिन ये तो इसके वहम और गुमान में भी ना था कि वो जाहिद अदा की दुल्हन हो सकती है। इतने दिनों के बाद इसे देखकर इसे खुशी तो हुई थी, इससे ज्यादा खुशी ये जानकर हुई थी कि वह जाहिद की बीवी है। जाहिद इसके लिए बिल्कुल सके भाइयों जैसा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, लेकिन इसने झूठ बोला था। दोस्ती में झूठ की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सुंदर ने हर मोड़ पर झूठ का सहारा लिया। इसका कहना था कि वो इस लड़की को नहीं जानती और ना ही पहले कभी इसे देखा है। वो इसके सामने अपने भाई को पहचानने से इनकार कर चुकी थी, वजह जो भी थी, लेकिन इसने दोस्ती में फ्रॉड किया था, जिसके
कोई माफ़ी नहीं होती, चाहे जो भी हो जाए। वो इसे माफ़ नहीं करना चाहती थी, वो इसे एहसास दिलाना चाहती थी कि इसने अपनी दोस्त को हर्ट किया है। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी जब इसे अपने कंधे पर किसी का लंस महसूस हुआ। इसने पलट कर देखा तो इसका दिल कांपने लगा था। इसके वहम गुमान में भी ना था कि इसके पीछे तुराब हैदर शाह हो सकता है। इसने जल्दी से पतली गली से भागना चाहा, लेकिन तुराब ने इसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम कर रखा हुआ था। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दे सकती हो? मुझे वो आज पहली बार इजाजत मांग रहा था। स्नेहा को अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। न जाने क्यों इसके सामने घबराती थी, जबकि वो कभी भी इस पर गुस्सा नहीं हुआ था और ना ही इसे डांटा था। लेकिन फिर न जाने इसे कहां से इसका दिल थोड़ा सा डर इसके लेकिन फिर भी न जाने कहां से इसका थोड़ा सा डर इसके दिल में घर कर गया था। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी और प्लीज मेरा रास्ता छोड़े। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं और ना ही मैं आपसे किसी किस्म की कोई बात करना चाहती हूँ। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली तो आपने झटके से इसे खींचकर अपने बेहद करीब कर लिया था। मैंने कहा ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा वक्त लूंगा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो समझा रहा था लेकिन मुझे नहीं करनी। वो प्लीज हर बात में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी और ना ही आपसे किसी किस्म का कोई तलक रखना है। वो गुस्से से बोली थी। शहजादी मैंने कहा ना, बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। वो इल्तिजा कर रहा था। मैं एक सेकंड के लिए भी आपकी बात सुनने की रवादार नहीं हूँ। मेरा रास्ता छोड़ें और फिर कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। वो ऐसे खुद से दूर हट करती पीछे हटी थी। शहजादी अब तो मुझे मजबूर कर रही हो जो मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। बहरहाल मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम जो चाहे जब चाहे बात कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो अपना गुस्सा जब्त करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, बल्कि आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अपने काम से काम रखें। वो अपना हाथ छुड़वाती तेजी से इसके करीब से गुजर गई थी। इसका दिल बहुत बेतरतीब हो चुका था। धड़कनें अजीब स्पीड पर कर चुकी थी। इसे डर था कि कहीं वो इसे दोबारा न पकड़ ले। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हर तरफ देखने लगी। कहीं कोई ऐसी जगह न थी जहां वो तुराब से दूर रह सकती। फिर हिम्मत करके वापस सुंदस के पास आ बैठी जहां लाली बैठी हुई थी। इसके लिए यही जगह बेहतर थी। वो बस तुराब शाह की नजरों से बचना चाहती थी, चाहे इसके लिए तुराब की बहन का साथ ही क्यों न बैठना पड़े। वलीमा शुरू हुआ तो हर कोई अपने अपने काम में बिजी हो गया। आलम को यहाँ आते ही इसके बहुत सारे जानने वाले मिल गए थे, जबकि दानिन अनम के पास थी और अनम को सारी बात भी बता चुकी थी। पहले तो अनम हंस हंस कर लूटपूट हो गई, लेकिन अब वो अपनी भाभी को इंसाफ दिलाने के लिए इसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यार दानिन, तुम जब तक मुझे क्लियर नहीं बताओगे तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? और आयजा का तो दिमाग इस मामले में बिल्कुल खाली है। इससे तो ये सब कहने के बारे में सोचना भी मत। इतनी बड़ी चमची आलम अदा की फौरन जाकर इन्हें बता देगी। आलम साथ साथ मशवरा भी दे रही थी। हाँ यार, ये तो मुझे पता है, वो सच में आलम की बहुत बड़ी चमची है। कोई बात इससे राज नहीं रखी जाती। मैं तो अब इसे कुछ भी बताने का रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे आलम से बदला लेना है। उन्होंने मेरा इतना खूबसूरत मेकओवर 1 सेकंड में बर्बाद कर दिया। ऐसे तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। और तुम्हें पता है, मेरा सारे मेकअप की तबाही निकाल कर कहते हैं लो लो बदला। अब इन्हें लगता है मैं हार जाऊंगी। हरगिज नहीं। मैं तो इन्हें नानी दादी और इसके पीछे की सारी नानी दादी याद करवा कर सुकून का सांस लूंगी। वो गुस्से में इस अंदाज में बड़बड़ाई कि अनम मुस्कुरा दी थी। बस फिर ठीक है, हिम्मत मत हारना और कोई ना कोई आइडिया तो हम निकाल ही लेंगे। देखो, तुम्हारे पास आज का दिन है बदला लेने के लिए, वरना बाद में तो रूटीन वाली लाइफ शुरू हो जाएगी। तुम्हें जो भी करना है आज ही करना होगा। अनम ने इसे मशवरा देते हुए हर तरफ नजर दौड़ाई तो इसे एक औरत नजर आई थी। मिल गया आइडिया, इधर देखो। इसने सामने औरत की जानिब इशारा किया तो दानिन ने इस 55 से 60 साल औरत को देखा, जो उम्र में भी खुद को नफासत से तैयार की हर तरफ घूम रही थी। यार देखो तो सही, इस उम्र में भी कितनी तैयार श्यार होकर आई है। इन्हें देखकर दानिन को हैरत के साथ साथ खुशी का भी झटका लगा था। भला इस उम्र में इस तरह की तैयारी? हाँ, तो हर कोई तुम्हारी तरह अपने अंदर बूढ़ी रूह तो नहीं बसा कर बैठा हुआ ना। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल जवान होना चाहिए। और इसके अंदाज से देखो इसका दिल कितना जवान है। अब जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा काम नहीं बन सकता है। वो इसे मशवरा देते हुए बोली तो वो फौरन हाँ में सर हिलाते आहिस्ता से करीब से उठती चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकती हूँ? वो इनके करीब आकर पूछने लगी। तन्नू ने एक नजर सर से पैर तक इसे देखा था। लड़की, मैं तुम्हें किस एंगल से आंटी नजर आती हूँ? और जाओ तुम, मैं खूबसूरत लड़कियों से बात नहीं करती। वो अदा से कहती वहां से जाने लगी। जब दानिन को अपना काम होता नजर नहीं आया तो फौरन भागकर इनके सामने आ गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपको मुझसे बात करनी ही नहीं चाहिए। मेरा शौहर ही मुझसे बात नहीं करता तो फिर कोई और मुझसे क्या बात करेगा? और खासकर जब आप जैसी इतनी हसीन औरत यहाँ हो तो भला कोई हम जैसी लड़कियों से बात करना क्यों पसंद करेगा? दानिन ने ओवर एक्टिंग की इंतहा कर दी थी। लड़की ड्रामे अच्छे करती हो, अब जल्दी से मुझे बताओ मसला क्या है? वो पक्की उम्र की औरत थी, इसकी शरारती अंदाज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। जबकि दानिन अपनी चोरी पकड़े जाने पर थोड़ी शर्मिंदा हुई, फिर खिलखिलाकर हंसी। पहले आप वादा करें कि आप मेरी मदद करेंगी, वरना मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। वो मुंह बनाकर बोली तो आंटी ने इसे सामने चलने की जानिब इशारा
सामने चलने का इशारा किया था और इसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर इसे शुरू हो जाने का हुक्म सुनाया। और दानैन बिना बाएं दाएं देखे एक ही स्पीड में इनके सामने अपनी सारी कहानी बयान करने लगी थी। वो अपने आप को कब से किसी की निगाहों की तपश में महसूस कर रहा था। इसके दोस्त भी बार बार हंसकर इसकी जानिब देख रहे थे। तुम बार बार इस तरह से क्यों हंस रहे हो? हुआ क्या है? बताओ मुझे। ये वक्फे से शर्मा कर लड़कियों की तरह हंसना कहाँ से सीखा है तुम लोगों ने? इस बार वो इन्हें घूरते हुए पूछने लगा। वो कब से बर्दाश्त कर रहा था और अब इसकी बस होने लगी थी। कुछ नहीं आलम, हम तो बस ऐसे ही हंस रहे थे और हंसते तो सिर्फ तुम नहीं हो, हम लोग तो खुशबाश लोग हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सामने खड़े लड़के ने फौरन जवाब दिया। वो आलम का करीबी दोस्त तो हरगिज नहीं था, लेकिन इसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रांग था। आलम को कुछ ना कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। इन लोगों का बार बार यूं मुस्कुराना वो बहुत बार नजरअंदाज कर चुका था। 2-3 बार तो इसने अपने आप को सर से पैर तक देखा था कि इसकी ड्रेसिंग में कोई खराबी तो नहीं। यहाँ तक कि 2 बार अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके खुद को देखा। इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं थी जिस पर लोग हंस रहे थे। तो फिर आखिर मसला क्या था इन लोगों के साथ? अभी वो यही सब सोच रहा था जब अचानक ऊपर की तरफ से एक लाल गुलाब इसके ऊपर आ गिरा और इसके साथ ही इन सब का कहका बुलंद हुआ। आलम ने गुलाब हाथ में लेते हुए चारों जानिब देखा था। ये फूल इसके लिए फेंका गया था, इसे यकीन हो गया था और इन सब के कहकों से अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो तकरीबन 50 से 60 साल औरत 7 साला औरत इसे देखकर मुस्कुरा रही थी, बल्कि शर्मा भी रही थी। वो नजरअंदाज करता हुआ इन लोगों की जानिब मुतवज्जो हुआ जो अभी तक इसी तरह से हंस रहे थे। इसने घूर कर देखा। अंदाजा लगाना मुश्किल हरगिज नहीं था कि वो लोग इसी की वजह से हंस रहे थे। क्या वजह है? तुम लोगों की बत्तीसी बाहर क्यों आ पड़ी है? क्या मसला है यार? एक औरत है, हंस रही है, अपनी जिंदगी जी रही है और तुम लोग इस तरह से इसका मजाक बना रहे हो। बहुत गलत बात है, आलम ने घूरते हुए कहा था। आलम को यही लगा था कि वो इस औरत की तैयारी देखकर इस तरह से हंस रहे हैं और आलम को ये बात बहुत बुरी लगी थी। यार हम इसलिए नहीं हंस रहे, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें कब से लाइन दे रही है। मेरा मतलब है कब से तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि इस उम्र में भी इनके ऐसे शौक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। वैसे बंदा गलत सिलेक्ट किया है, इंतहाई का खुश्क मिजाज। यहाँ तो इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इनकी चॉइस पर अफसोस हो रहा है। मुझे सामने खड़े लड़के ने अफसोस से कहा था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। वो भला ऐसा कैसे कर सकती हैं? कोई कितना भी फ्री क्यों ना हो, लेकिन उम्र में ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आलम ने इनकी गलतफहमी दूर करना चाही, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी गलतफहमी दूर हो चुकी थी जब एक और लाल गुलाब इसके ऊपर आ गिरा। इसने पलट कर देखा। गलतफहमी हमें नहीं, तुम्हें हुई है। अभी वो यहीं पर आएंगी और तुम्हें डेट के लिए भी पूछ लेंगी। लड़के का अंदाज शैतानी था। और शट अप, तुम लोगों की सोच ही फजूल है। मैं जरा तो आपको देकर आता हूँ। वो इन्हें नजरअंदाज करता बाहर निकल गया, जबकि असल वजह इस औरत की नजरों से बचना था। अभी वो बाहर आया ही था जब इसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो वही औरत इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता अपनी साड़ी संभालती हुई चल रही थी। आलम ने मुड़कर देखा तो वो इसे देखकर शर्माई। आलम इखलाकियात निभाते हुए जरा सा मुस्कुराया। इसका इरादा यहाँ से भागने का था, जबकि इसके मुस्कुराने पर सामने खड़ी औरत इस अंदाज में शर्माई कि आलम शर्मिंदा होकर रह गया। और फिर शर्माने का अंदाज ऐसा था कि अगले ही लम्हे अपनी साड़ी का पल्लू अपने लबों में दबाती किसी कम और हसीना जोशीजा की तरह अंदर भाग गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये मैं किसी दूसरे चक्कर में तो नहीं फंस रहा? कहीं वो मेरी मुस्कुराहट का अलग मतलब तो नहीं ले रही? वो ये सब समझने के मामले में बिल्कुल जीरो था। या अल्लाह, मैं अपनी नैन को समझ जाऊं, यही बहुत है। प्लीज आंटी जी को थोड़ी सी अकल दें। क्या इस उम्र में ऐसी हरकतें जेब देती हैं? वो आसमान की जानिब देखते हुए बोला, जबकि इसकी तलाश तो रात था। वो अंदर कहीं नहीं मिला था। वो इसे ढूंढता हुआ बाहर आ गया। इसे गाड़ी के करीब वो स्मोकिंग करते हुए नजर आया था। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं अंदर तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अंदर हमारे बिजनेस सर्कल के बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और तुम यहाँ हो। इसके पास आकर पूछने लगा। हाँ, मुझे अंदर काफी अजीब लग रहा था। अजीब सा माहौल है इधर, मुझसे वहां रहा नहीं जाता। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? नैन, तुम्हारी नाराजगी कहाँ तक पहुंची? कुछ ठीक हुआ या अभी तक नहीं? वो अपनी बात नजरअंदाज करता इसे सवाल करने लगा था। ठीक नहीं, बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है। सब कुछ माशाल्लाह से सब कुछ ठीक है। ये तो नहीं जानता कि मुझे माफ किया है या नहीं, लेकिन टॉम एंड जेरी का झगड़ा शुरू हो चुका है। मेरा मतलब है इसे लड़ने झगड़ने में तो प्यार करने से भी ज्यादा मजा आता है। वैसे मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी शरारती होगी। आलम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। तुराब देखकर मुस्कुराया। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी हुई, सब कुछ ठीक हो गया। आप दुआ करो कि मेरी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाए। वो खुश दिली से कहता अपनी बात करने लगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बस ये अनम की शादी आज खत्म हो गई ना, देखना मैं 2 ही दिन में तुम्हारा काम कर दूंगा। आलम ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा तो तुराब ने ना में सर हिलाया था। कुछ ठीक नहीं होगा आलम, क्योंकि सब ठीक तब होगा जब स्नेहा मेरी बात सुनने की कोशिश करेगी। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मुझे नहीं पता कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझसे बात तक करना पसंद नहीं कर रही।
मैंने तो कभी इसका दिल भी नहीं दुखाया। सफदर का कहना है कि इसकी बेटी जो फैसला करेगी वो इसका फैसला मान लेगा, और अगर स्नेहा मुझसे बात ही नहीं करेगी तो मैं कैसे इसे अपने और इसके रिश्ते के बारे में समझाऊंगा। मुझे देखते ही वो इस कदर खौफजदा हो जाती है जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि जिन हूँ जो इसे खा जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता आलम में क्या करूँ। बस स्नेहा मुझे समझ जाए, वो समझ जाए कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। मैं इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी जिंदगी है, मुझे हर कीमत पर चाहिए। इसे खोने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। वो पूरी शिद्दत से बोल रहा था और ये गलत बात नहीं थी। सफदर का कहना है कि इनकी बेटी अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसला करेगी वो इसी पर महर लगा देंगे। अगर स्नेहा तो आपसे बात नहीं करना चाहती थी तो वो कैसे इस रिश्ते के लिए हामी बनने के लिए मनाता। वो ना तो घर से बाहर निकलती थी और ना ही आजकल यूनिवर्सिटी जा रही है। इसका सारा का सारा वक्त हवेली में गुजरता है। तो आपने 2-3 बार सोचा कि वो हवेली जाकर इससे बात करे, लेकिन फिर भी बात वही थी। वो जोर जबरदस्ती या तो रोक जुबा कर इसे मना नहीं सकता था। वो इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था, ना कि इसके साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती करना चाहता था। है छोड़ो इन सब बातों को। मैं तुम्हें बताना था कि मुझे शाम में फोन आया था वासफ चाचू का। वो सुबह के 5 बजे तक तकरीबन पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, तो तुम किसी को एयरपोर्ट भेजकर इन्हें मंगवा लेना। रोहान इनके साथ ही होगा। तो वो सुंदर की शादी तक पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन फ्लाइट नहीं मिली। जबकि रोहान की जिद को देखते हुए जैसे ही इन्हें फ्लाइट मिली वो फौरन ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। सुबह तकरीबन 5 बजे वो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। याद से किसी को भेज देना। वो अपना सिगरेट खत्म करता आलम के साथ अंदर की जाने भरने लगा था, तो आलम ने हाँ में सर हिलाया। वलीमे की तकरीब खत्म होने में नहीं आ रही थी, जबकि इस औरत ने आलम को तंग करके रखा हुआ था। अलग अलग लोगों के हाथों से फूल भिजवा रही थी। आलम के पास पूरा गुलदस्ता तैयार हो चुका था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो थी कौन। कहीं बार सबसे छुपा कर आंख मारती तो कभी फ्लाइंग किस पास करती, पर कभी कभी अजीब किस्म के इशारे करते दुपट्टे को मुंह में लेकर नौम और दोशीजा की तरह शर्माती। आलम से कैसे बच्चे इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। 7 घंटे की इस तकरीब में इसका बुरा हाल हो चुका था, जबकि नैन इसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब इसकी बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। वो गुस्से से तनफन करता इस औरत के पास आ गया। कब से इसकी दोस्त भी इस पर हंस रहे थे। कभी इसे देखकर खामोश हो जाती तो कभी फिर से आलम की सिचुएशन को एंजॉय करने लगते। क्या मसला है आपके साथ बीबी? क्यों बार बार इस तरह से मुझे इशारे कर रही हैं? कभी फूल बेच रही हैं? यह सारी हरकतें उफ क्या इस उम्र में आपको जेब देती हैं? ये छोटी हरकतें। वो इनके सर पर सवार बेहद गुस्से से सवाल करने लगा। ये सब कुछ बर्दाश्त करना अब नामुमकिन हो चुका था। ऐसी सिचुएशन से वो पहले कभी नहीं गुजरा था। इस उम्र से आपका क्या मतलब है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? आपसे तकरीबन 2 साल ही बड़ी होंगी। अब मोहब्बत में इतना फर्क तो चलता है। वो एक अदा से कहती इसके करीब हुई। आलम तो इनके लफ्ज़ मोहब्बत पर हैरत से समुद्र में गोते लगाकर बाहर निकला था। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? किसकी मोहब्बत? वो इन्हें देखकर पूछने लगी। अरे मेरी और आपकी मोहब्बत, और भला किसकी मोहब्बत की बात करूंगी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मुझे चाहते हो। तुम्हारी बीवी भी बहुत प्यारी है, लेकिन ऐसी नाजुक लड़कियां आजकल कहाँ साथ निभा पाती हैं। आजकल तो हमारी जैसी लड़कियां चलती हैं। इनका हुस्न तो उम्र के साथ ढल जाएगा, लेकिन हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। मुझे तो जब पता चला कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरा दिल पिघल गया तुम्हारे लिए। वैसे तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा कि तुम मुझसे इस कदर वलवला मोहब्बत कर बैठे। वैसे मुझे तो तुमसे आज ही मोहब्बत हुई, आज ही तो देखा है मैंने तुम्हें पहली बार। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि आलम तो इनके अल्फाज पर परेशानी से इन्हें देखने लगा। वो कब इनसे मोहब्बत कर बैठा? वो कौन सी वलवलाना मोहब्बत की बात कर रही थी? इससे तो याद भी नहीं पता था कि इससे पहले इसने कभी इन्हें देखा है या इनसे बात की है। बीबी मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप मेरे ख्याल में गलत जगह पर आ गई हैं। आलम ने इनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो अगर मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना हुआ तो यहीं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा भांजा डॉक्टर है। वो जाहिद की तरफ इशारा करते हुए बोली, मतलब कि ये मोहतरमा जाहिद साहब की सकी हालत थी और जाहिद से तकरीबन 1.5 साल बड़े आलम को अपनी मोहब्बत की रवादार सुना रही थी। देखें बीबी, इस उम्र में आपकी ये सारी हरकतें जेब नहीं देती। थोड़ा सा होश करें। अगर जाहिद आपकी बेटी जैसा है तो मैं इसका साल तो मैं इस लिहाज से इस लिहाज से मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। प्लीज ये सारी हरकतें बंद कर दी, क्योंकि बड़ी महफिल में तमाशा बनाने की कोशिश कर रही हैं। पता नहीं किस बेवकूफ ने आपको इस गलतफहमी में मुब्तला कर दिया है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे प्यार नहीं करता, और ना ही मैं आपको पहले कभी देखा है। आप जरूर किसी गलतफहमी का शिकार है। आलम बहुत कम आवाज में इन्हें समझा रहा था कि किसी किस्म का कोई तमाशा ना बने, लेकिन सामने वाली औरत के कान में तो जैसे जूं भी न रेंगी थी। मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? मैं तुम्हारी नस्ल में अपने लिए मोहब्बत ये पागलपन देख नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल मुझसे अपने इश्क की अफसाने बयान करती है, लेकिन तुम दब्बू से नहीं बोलोगे। सब समझती हूँ मैं, इसलिए घबरा रहे हो ना कि दुनिया हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया कौन होती है हम पर उंगलियां उठाने वाली? प्यार किया तो डरना क्या? वो पूरी शिद्दत से डायलॉग बाजी कर रही थी। इसके अंदाज पर आलम का दिमाग खराब हो गया। वो इसका हाथ थामे अपनी मोहब्बत के गुण गा रही थी, जबकि आलम तो हैरानगी से बस इन्हें सुने जा रहा था। ये दुनिया तो सालों से मोहब्बत करने वालों की दुश्मन है। मोहब्बत में जहां माई वाले दूध की नहरें
नहरें निकाली हैं वही अनारकली को दिलवार में चुनवा दिया गया था। मोहब्बत तो सदियों से अमर है। इस दुनिया वालों ने मोहब्बत को कहाँ सुकून का सांस लेने दिया है। तुम घबराओ मत। माईवाल और अनारकली ने मोहब्बत की मिसालें मरकर कायम की थी, लेकिन हम दोनों जिंदा रहकर कायम करेंगे। तुम दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। आलम को लगा कि अब अगर इसने जानना छूटी तो वो यहीं खड़े खड़े फना हो जाएगा। आलम ने फौरन अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर इनके हवाले किया। ये डॉक्टर असद है, पागलों का डॉक्टर है, पागलों का इलाज करता है। प्लीज इसके पास जाए, मुझे यकीन है आपको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा, और अल्लाह का वास्ता है मेरी जान छोड़ दे। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। अब अल्लाह आपको शिफा दे। वो तेजी से अपना हाथ इनके हाथ से छुड़वाता वहां से भागने वाले अंदाज में निकला था, जबकि अपने हाथ में पकड़ा डॉक्टर असद का कार्ड देकर वो खिलखिलाकर हंसी, जबकि पिलर के पीछे खड़ी दानिन देखती हंस हंस कर पागल हो रही थी। वाह आंटी, आपने तो कमाल कर दिया। वो इनके करीब आते हुए बोली तो उन्होंने इसे घूर कर देखा था। फिर आंटी लड़की, तुम मुझे बार बार आंटी बोलकर आखिर साबित क्या करना चाहती हो? तुमसे बामुश्किल 3 साल ही बड़ी होंगी। वो इसे देखते हुए बुरा मुंह बनाकर बोली, ओ सॉरी सॉरी आंटी, मेरा मतलब है ब्यूटीफुल लेडी। ये ले। वो एक कागज पर लिखा नंबर इन्हें देने लगी। ये क्या है? आंटी फोन नंबर देखकर पूछने लगी थी। ये मेरे हस्बैंड का नंबर है। आप ही ने तो कहा था कि आप इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। किसी लड़की का मेकअप खराब करना बहुत बड़ा गुनाह है, तो आपको इस गुनाहगार को ऐसे ही छोड़ देंगी? आपको आपके मेकअप की कसम, इतनी आसानी से माफ नहीं करना इनको। वो इन्हें इमोशनल करते हुए बोली थी। बस बस लड़की, बहुत ड्रामे करती हो तुम, लेकिन तुम्हारे साथ सच में ज्यादती हुई है। फिक्र मत करो, तुम्हारे शोहर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। रोज जैसे ही घर आए फौरन मुझे फोन किया करो। रोज जैसे ही घर आए फौरन फोन किया करूंगी। मोहब्बत की है तो डरना क्या है? वो आंख दबा के कहने लगी तो दानिन खिलखिलाकर हंसी थी। दानिन तो खुश हो गई, जबकि सीढ़ी के ऊपर तुराब और आलम का इनका मुकम्मल मंसूबा सुन चुके थे। तुराब जहां आलम की हालत देखकर बेहद खुश था, वहीं इसकी असल वजह जानकर हैरान रह गया था। आलम तेरी वाली वाकई बहुत पहुंची हुई चीज है। वह हंसते हुए बोला था। जानता हूँ, लेकिन ये पहुंची हुई चीज है तो रास्ते में हम भी नहीं है। आप तो इस लड़ाई में और भी मजा आएगा। वो दिलकशी से मुस्कुराया था। रस्म खत्म हो चुकी थी। सब लोग ही वापस घर जाने को तैयार थे। आहिस्ता आहिस्ता हाल हाली हो रहा था। स्नेहा भी बाहर निकलने ही वाली थी जब अचानक सामने से आते वेटर ने इसके कपड़े ऊपर ड्रिंक गिरा दी। यार स्नेहा, तुम्हारी ड्रेस तो खराब हो गई। ऊपर मेरा कमरा है, वहां जाकर इस दाग को धो लो, वरना ड्रेस खराब हो जाएगी। सुंदर ने इसे देखते हुए कहा तो वो सुंदर से बात तो नहीं कर रही थी, लेकिन इत्तेफाक से तुराब से नजर बचाने के लिए वो सारा दिन इसी के पास रही थी। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो इसे नजरअंदाज करते हुए बोली तो सुंदर ने इसका हाथ अपने हाथ पे थाम लिया। यार मैं कौन सा तुम्हें अपने पास रुकने के लिए कह रही हूँ, सिर्फ कपड़ों का दाग धोने के लिए कह रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। वो इसे समझाते हुए बोली तो स्नेहा हाँ में सर हिलाती ऊपर की जानिब चली गई थी। चलो तकरीबन सब मेहमान जा चुके हैं, बस कुछ ही रहते हैं और इन्हें भाई सी ऑफ करने चलना है। जाहिद इसके पास आता इसका हाथ थामे से अपने साथ बाहर ले आया था। स्नेहा कहाँ रह गई? जियाद हर जानब स्नेहा को देखता पास से पूछने लगा। वो तो मेरे ख्याल में आपकी दूसरी गाड़ी में जा चुकी है। क्या नाम था? हाँ, लाली के साथ। सुंदर ने फौरन जवाब दिया था। जाहिद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो इसका हाथ दबाकर इसे खामोश रहने का कह चुकी थी। लेकिन वो भी तो हमारे साथ आई थी और जाना भी हमारे साथ था। लगता है वो पहले निकल गई। दरअसल चाची की तबीयत आजकल खराब रहती है ना, तो इन्हें ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ती, शायद इसीलिए शेर के साथ वापस घर चली गई है। वो जाहिद से मिलते हुए बोला तो सुंदर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। इसके जाते ही जाहिद इसके जानब मतवज्जो हुआ। तुमने झूठ क्यों बोला? अनम, स्नेहा तो हमारे सामने ऊपर की जानब गई है। मेरे ख्याल में वो हमारे कमरे में गई होगी। वो इसे देखकर कहने लगा। सुंदर से कुछ नहीं बोली क्योंकि स्नेहा खुद नीचे आ चुकी थी। जाहिद दादा यार कहाँ है? शेरदादा तो काफी देर पहले ही निकल चुके हैं। वो परेशानी से पूछने लगी। शायद अंदर हाल में से ढूंढ कर आई थी। वो लोग तो चले गए। अभी जाहिद ने फौरन कहा। ऐसे कैसे चले गए? मुझे तो इनके साथ जाना था कि जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगी। कोई बात नहीं स्नेहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें छोड़ जाएंगे। बल्कि अभी तो बहुत सारे मेहमान हैं, तुम थोड़ा सा इंतजार करो, परेशान मत हो। जाहिद तुम्हें खुद घर छोड़ देंगे। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते स्नेहा ने नाम में सर हिलाया था। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है। जाहिद दादा आप प्लीज सैयारा दादा को फोन करें तो वो वापस आए और मुझे लेकर जाए अपने साथ। वैसे नजरअंदाज करती जाहिद से कहने लगी थी। जाहिद हाँ में सर हिलाकर अपना फोन निकालने लगा, जिस पर सुंदर ने से घुरकर देखा था, लेकिन तभी तुराब की गाड़ी वहां आकर रुकी थी। जाहिद किसी को फोन मत करें, स्नेहा को अदा घर छोड़ देंगे। अदा आप भी गाँव ही जा रहे हैं ना, स्नेहा को भी छोड़ दे। वो इससे फोन लेते हुए आंखों में इशारा करने लगी और साथ ही तुराब को भी इशारा किया। इसे लगा जैसे वो सब कुछ प्लान करके बैठी हुई थी। नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मैं अपने अदा के साथ घर जाऊंगी। या जाहिद दादा आप खुद मुझे छोड़ आए। वो घबराए हुए लहजे में बोली थी। हर बात पर जिद नहीं करते शहजादी, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो इसका हाथ थामकर तकरीबन जबरदस्ती से अपनी गाड़ी में बिठाने लगा। जाहिद को इसकी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आप छोड़ आए अदा। जाहिद अंदर चले, देखें कितने मेहमान हैं, क्या सोच रहे होंगे, हम लोग दरवाजे पर क्या कर रहे हैं, मामा बुला रही हैं, आए अंदर। वो लोग चले जाएंगे। वो इसे अपने साथ लेकर जाने लगी। अनम ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम स्नेहा को किसी के साथ कैसे भेज सकती हो? वो तुम्हारा भाई है स्नेहा, वो स्नेहा का शोहर है, कोई गैर नहीं। और वो इससे बात करना चाहते हैं, कितने दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसने कहा इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। घर में इनकी तलाकी की बातें चल रही हैं। अगर मैं इनकी कुछ मदद कर सकती हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, अपने दोस्त के साथ ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन अपने भाई को तड़पते हुए भी नहीं देख सकती। प्लीज शाहिद मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे स्नेहा और अपने भाई दोनों बेहद अजीज हैं और मैं जानती हूँ मेरा भाई से बेहद चाहता है। प्लीज मेरे भाई को एक मौका तो दिया जाए। वो अपनी शहजादी को अपनी मोहब्बत का यकीन जरूर दिलाएगा।
वो यकीन से बोली थी, जबकि शाहिद के वालिदैन अंदर इसके मुंतज़िर थे। वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता अंदर चला गया था। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? वो कब से अपनी साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना खुलने पर वो चिल्लाते हुए बोली, तुम जो कहोगी सब ठीक है शहजादी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। और आज के बाद वो आज पहली बार मिन्नत कर रहा था, मुझे आपसे कोई बात नहीं सुननी और बार बार मुझे शहजादी कहना बंद करे। मेरा नाम स्नेहा है। वो अपने नाम पर जोर देते हुए बोली, तो तुराब मुस्कुरा दिया था। तुम्हारा नाम जो भी है शहजादी, लेकिन मेरे लिए तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो किसी शहजादी से कम नहीं हो। तुराब हैदर शाह तुम्हें सिर्फ शहजादी कहता नहीं बल्कि अपने दिल की शहजादी मानता भी है। वो बेहद मोहब्बत से बोला, मुझे आपकी ये सारी बातें नहीं सुननी। गाड़ी रोके, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। बाबा प्लीज, बाबा जल्दी हमारा कोई फैसला कर देंगे। बेहतर होगा कि आप ये सारी उम्मीदें छोड़ दें। मुझे आपसे किसी किस्म का कोई तलक नहीं रखना। वो मजबूत लहजे में बोली थी। क्या वजह जान सकता हूँ तुम्हारा कोई तलक ना रखने के फैसले की? वो इसे देखते हुए पूछने लगा था। आप मुझे पसंद नहीं है और क्या वजह हो सकती है? मैं इस निकाह के बारे में कभी कुछ भी नहीं जानती थी। अगर आप कोई अब अगर कोई उठकर कहे कि मेरी इससे शादी हुई है तो क्या अब अगर कोई उठकर कहे कि मेरी उससे शादी हुई है तो मैं कैसे मान लूं? मैं आपसे जुड़े इस निकाह के बंधन को सिरे से मानती ही नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ याद ही नहीं कि कभी मेरा निकाह हुआ था तो मैं कैसे इस रिश्ते को मान सकती हूँ? वो मंजर जब मेरी निगाहों के सामने कभी पेश ही नहीं आया, मैं इस पर यकीन कैसे करूं? निकाह में दो लोगों की मुकम्मल रजामंदी शामिल होती है, लेकिन इस निकाह में मेरी कोई रजामंदी शामिल ही नहीं थी। आपको अपना शौहर नहीं मानती और ना ही इस निकाह के बारे में कुछ भी जानती हो। इसके पास एक मजबूत वजह थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इत्तेफाक देखो मैं इस निकाह के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा निकाह कब हुआ तुम्हारे साथ मुझे याद नहीं। हाँ, लेकिन मानता हूँ तुम नहीं मानती कोई बात नहीं, क्योंकि ये हकीकत है, तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारे इनकार की वजह यह है तो तुम मुझसे दोबारा निकाह करने को तैयार हूँ। बल्कि निकाह ही क्यों, मुकम्मल शादी होगी हमारी। तुम अपने बाप के सामने हाँ करोगी। वो हार मानने को तैयार नहीं था। मैं आपसे शादी करना ही नहीं चाहती। आपको इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? क्या आप मुझसे कोई तलक रखना ही नहीं है? मुझे आप पसंद नहीं है। वो इसे घूरते हुए बोली थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ? वो गाड़ी रोकते हुए बोला। स्नेहा को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। क्या मतलब है आपका? आपने गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी चलाई, मुझे घर जाना है। अब इसे घबराहट होने लगी थी। छोड़ दूंगा तुम्हारे घर पर। बात सुनो पहले, मेरी बताओ मुझे ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगो, मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ? मैं आज तक किसी को भी पसंद नहीं आया, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। माँ बाप, बहन भाई, यहाँ तक कि बाप तक नफरत करता है मुझसे। किसी ने कोई प्यार नहीं दिया मुझे। मुझे किसी की मोहब्बत चाहिए भी नहीं शहजादी। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से उम्मीदें थी। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं मांगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम जब मेरी जिंदगी में आओगी तो मुझे मोहब्बत दोगी। और अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। वाह, वह जैसे अपना मजाक उड़ा रहा था। खैर, अब तुम बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। तुम मेरी उम्मीदें ऐसे तोड़ नहीं सकती। मैं बरसों से इंतजार किया है तुम्हारा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके लहजे में अजीब सी दीवानगी थी। स्नेहा को उससे डर लगने लगा था। गाड़ी चलाई प्लीज, मुझे घर जाना है। वो घबराए हुए लहजे में बोली थी। गाड़ी खराब हो चुकी है स्नेहा, इसलिए यहाँ पर खड़ी कर दी है। लेकिन तुम छोड़ो इसे, मैं ठीक कर लूंगा। तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ? वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। गाड़ी खराब हो चुकी थी, बरसती बारिश में बीच सड़क पर, शायद वो जंगल के बीचों बीच थे, और इस पागल आदमी को अपनी पड़ी थी। स्नेहा सर पकड़ कर रह गई। देखिए प्लीज कुछ करें, मुझे घर जाना है। मेरा फोन तो मैंने पास के बैग में डाल दिया था। आप प्लीज अपने फोन से किसी को फोन करें या गाड़ी ठीक करने की कोशिश करें। वो अंधेरी रात में काफी ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। जंगल से जानवरों की अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही थी, जो इसे मजीद खौफ में मुब्तला कर रही थी। स्नेहा मेरी जान, तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है शहजादी, जरा कम होने दो, फिर ठीक करता हूँ गाड़ी। और मेरा फोन तो आते हुए अपने सिगरेट के पैक के साथ टेबल पर रखकर भूल गया था। अब मेरे पास फोन तो नहीं है, मगर घबराओ मत। बारिश कम होने दो, इस बरसती बारिश में कुछ समझ में नहीं आएगा और अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देगा। थोड़ा इंतजार कर लो। वो समझा रहा था, लेकिन वो समझे भी तो कोई हल निकले। वो गाड़ी से नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और इस आदमी के पास रहना और भी ज्यादा मुश्किल था। वो इस कदर परसुकून गाड़ी की सीट से टेक लगाकर बैठा था, जैसे अपने घर पर अपने बेड पर आराम फरमा रहा हो। आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? बता तो दे, ताकि मैं कुछ करने की कोशिश करूं। वो जज्बात में बहकर बोली। फिर खुद ही एहसास हो गया कि इस बरसती बारिश में वो खुद भी कुछ नहीं कर सकती। शहजादी, तुम कौन से तीर मार लोगी इस बरसती बारिश में? यहाँ पर ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। ऊपर से इस कदर आंधी बाहर निकलोगी तो ये तूफानी बारिश तुम्हें अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। बोल तो रहा हूँ, थोड़ी देर सब्र कर जाओ। निकालता हूँ कोई ना कोई हाल इस बरसती बारिश में। बिना टार्च, बिना मोबाइल लाइट में वहां जाकर मच्छर मारूंगा। तुम्हें 2 मिनट का सुकून नहीं है। शुक्र करो कि अल्लाह को हम पर तरस आ रहा है, जो हाथ थोड़ी देर के बाद बिजली चमका देता है, जिससे कुछ ना सही, लेकिन एक दूसरे की शक्ल तो देख ही रहे हैं। अपने आगे हाथ मारो, चेक करो। डैशबोर्ड के जानिब इशारा करते हुए कहने लगा। स्नेहा ने फौरन हाथ मारना शुरू कर दिया। शायद वो गाड़ी ठीक करने के लिए कोई चीज ढूंढने का कह रहा था। स्नेहा के हाथ में सिर्फ एक डब्बी आई, जो यकीनन सिगरेट की थी। इसके हाथ आते ही तराब इसे ले चुका था। शुक्रिया, सबसे ज्यादा मुझे इसी की तलब थी। वो फौरन सिगरेट निकालता डब्बी के बीच ही मौजूद लाइटर निकालकर इसे सुलगाने लगा था। मुझे सिगरेट पीने वाले लोगों से चिढ़ है, इसने बताना जरूरी समझा। तराब ने एक नजर से देखा। थोड़ी देर में बिजली चमकने पर इसका चेहरा क़यामत दा रहा था। अगर सिगरेट पीना छोड़ दूं तो क्या मैं तुम्हें पसंद आ जाऊंगा? वो सवाल करने लगा।
नो नेवर। स्नेहा ने फौरन जवाब दिया। तो फिर खामोशी से बर्दाश्त करो ना, तकरीरें क्यों कर रही हो? वो बुनाए हुए लहजे में बोला। इसका बार बार नो नेवर सुनकर अब वो उकताने लगा था। स्नेहा जरा सी खिड़की खोलकर धुएं को बाहर का रास्ता दिखा रही थी, क्योंकि इन जनाब ने तो अपनी जानब की खिड़की भी खोलने की गलती नहीं की थी। इसके ज्यादा खुद सिगरेट पीते थे, इसके सामने तो ना सही, लेकिन कभी कभार वो सिगरेट पीते थे दोस्तों के साथ, और ये बात वो जानती भी थी। कहीं बात छत पर इसने खुद यार को सिगरेट पीते हुए देखा था, इसलिए सिगरेट पीने वालों से इसे उलझन हरगिज नहीं थी। वो इसे चुराने के लिए कह दिया था कि इसे सिगरेट पीने वालों से चीर है, ताकि तुराब को अंदाजा हो जाए कि वो इसकी पसंद नहीं है। लेकिन जनाब ने इसकी किसी चीज को कोई अहमियत ना दी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो दोनों घर की जानिब जा रहे थे। सफर तो काफी लंबा था, जबकि आयजा आज बहुत पहले ही चाचू के साथ जा चुकी थी, क्योंकि इसे अंदाजा हो गया था कि आज का फंक्शन काफी ज्यादा लंबा है और सबकी वापसी काफी लेट है, इसलिए वो चाचू के साथ ही वापस चली गई। इस वक्त वो दोनों इस बरसती बारिश में अकेले इस सफर को तय कर रहे थे। आलम का फोन बार बार बज रहा था, और जब जब इसका फोन बजता नैन के लबों पर मुस्कुराहट खिल जाती। इसकी मुस्कुराहट को कितनी देर से नोट करता रहा था। इसके फोन पर आने वाली सारी कॉल्स को वो बिल्कुल नजरअंदाज करता बंद कर रहा था। नैन को यकीन था कि वही आंटी बार बार तंग कर रही होंगी। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ नैन। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और अजीब भी। मेरा मतलब है, जो हुआ सब कुछ भूलना आसान तो नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम अचानक पिछले 4 महीनों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई? मतलब तुम इतनी खुश, इतनी शरारती, तुम्हारे अंदाज बदल चुके हैं। नहीं, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अजीब लग रहा है। मैं सच कहूँ तो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं कोई शक नहीं था कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारा बदलाव अजीब है, बिल्कुल बहुत अजीब है, बल्कि बहुत अजीब है। अचानक सब कुछ बुलाकर यूं बेफिक्र जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता, जबकि तुम सिर्फ साफ अल्फाज में कह चुकी हो ये सब कुछ बुला नहीं सकती। वो इसे देखते हुए वही सब बातें करने लगा। यह हकीकत थी कि आलम के अल्फाज आज भी इसे तकलीफ देते थे। वो कैसे इस कदर आराम और सुकून से अपनी जिंदगी में मगन होने लगी थी। इसकी मासूमियत, इसकी शरारतें 4 महीने पहले वाली दानिन की हरगिज नहीं लग रही थी, इसलिए वो आज सवाल करने लगा था। तो आप चाहते कि मैं हर वक्त मुंह बनाकर रोती रोती रहूं? क्या वो सब कुछ गुजार जाने के बाद मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं रहा? मैं वो सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर वो 4 महीने ही बुला देना चाहती हूँ, तो क्यों मैं बार बार इनको याद करके रोऊं? जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसे नेमत समझना चाहिए। माफ कर देने वाला अल्लाह की नजर में बुलंद है। कितनी अजीब बात है ना। आलम में आगे बढ़ना चाहती हूँ तो अजीब लग रही हूँ। मैं खुश होने की कोशिश कर रही हूँ तो अजीब लग रही हूँ। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रही हूँ तो अजीब लग रही हूँ। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? हर वक्त इन सब चीजों को याद करके रोना चाहिए? हर वक्त आपको तंज करके अल्लाह की फरमान नजरअंदाज करना चाहिए? मुझे सारी बातें बार बार आपको याद दिलानी चाहिए, ताकि आपको एहसास हो कि आपने मेरे साथ गलत किया है, ताकि आपके दिल में मेरे लिए जो मोहब्बत पैदा हो रही है वो मोहब्बत नहीं बल्कि तरस और हमदर्दी हो। मुझे खुश रहना ही नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की दी हुई इस खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद कर लेना चाहिए। हर वक्त इन सब चीजों को अपने सर पर सवार कर लेके अपने आने वाली खुशहाल जिंदगी को जीने के बजाय पल पल मौत की दुआ करनी चाहिए। बार बार आपसे तलाक मांगकर अल्लाह का नापसंदीदा काम करके अपने लिए जहन्नम कमानी चाहिए। कैसी अजीब सोच है। अगर औरत माफ ना करे तो वो जालिम, अगर माफ करे तो कर दे तो तरसी हुई। आप गलत थे, लेकिन थे गलतफहमी का शिकार। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता आलम, और मैं आपको आपकी बीवी के रूप में मिलती, तो आप क्या मेरे साथ ऐसा सलूक करते? वो इसे देखकर सवाल कर रही थी। आलम ने ना में सर हिलाया था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो मेरी जिंदगी हो, मेरी जीने की वजह हो। मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुमने मुझे माफ करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वो गाड़ी एक तरफ लगाता इसे एक लम्हे में अपने बाजू में कैद करता अपने सीने में बेच चुका था। खुश रहने का हक है, मैं तो खुशियां दूंगा। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का हर दुख हर गम भूल जाएगा। तुम खुश रहना चाहती हो ना? मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो? हम शुरुआत करेंगे एक खूबसूरत एक नई जिंदगी की, जिसमें कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं होऊंगा और तुम होगा। बहुत सारी खुशियां मैं तुम्हारे दामन में खुशियों से भर दूंगा। मेरी मोहब्बतें तुम्हारा हर दुख हर गम से बाहर लेकर आएंगी। मैं अपने दिए एक एक जख्म का मदावा करूंगा। मुझे माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने ये सब कुछ माई की बातों की वजह से किया है? इसे खुद से अलग करते हुए इसका चेहरा बेहद नरमी से अपने हाथों में थामे वो सवाल कर रहा था। नहीं, अल्लाह के हुक्म से किया है। अल्लाह फरमाता है माफ कर दो, क्योंकि माफ कर देने वाला बड़ा होता है। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। मैंने अल्लाह का हुक्म माना। अब कोई इसे कुछ भी समझे, अगर मैं अल्लाह का हुक्म मान रही हूँ तो उदास और दुखी होने का दिखावा नहीं कर सकती। मैं खुश रहना चाहती हूँ आलम। मैंने आपको पूरे दिल से माफ किया है, सिर्फ ऊपर से नहीं। हर रोज आपको ताने देकर अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों के बजाय पछतावे की नजर कर दूं। और अब आप मुझे इस तरह से देखना बंद करें। कार स्टार्ट करके घर पहुंचना है। देखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, और वैसे भी ये हमारी शादी की पहली बारिश है जिसे हम एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदाज में नन्ही सी ख्वाहिश थी। आलम तो इसके अंदाज पर कुर्बान हो गया था। क्यों नहीं मेरी जान, अभी इस बारिश को एंजॉय करते हैं। वैसे जो मजा यहाँ जंगल के बीचों बीच है वो इस हवेली में कहाँ। इसके अंदाज में शरारत थी। चलो नैन गाड़ी से उतरो, इस पहली बारिश को एंजॉय करते हैं। वैसे देखकर बोला। साथ ही गाड़ी का दरवाजा
खुलने लगा। नहीं नहीं आलम प्लीज रुके, यहाँ नहीं, यहाँ बिजली चमक रही है और कितनी आवाज पैदा हो रही है, मुझे डर लगता है, तूफानी बारिश है। इसकी शर्ट को पकड़ कर बोली थी नैन, बिजली तो घर पर भी चमकेगी, आवाज भी ऐसी ही पैदा होगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो जल्दी से बाहर निकलो, अगर घर पहुंचते हुए बारिश रुक गई तो हम इस हसीन मौसम को मिस कर देंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है, जो हम इस बारिश के साथ करेंगे, मैं इसे मिस नहीं कर सकता, जल्दी से बाहर आओ। वो ऐसे बेहद मोहब्बत से कहता गाड़ी से बाहर निकला तो नैन को भी इसके साथ बाहर निकलना पड़ा था। तेज बारिश ने लम्हे में इन्हें सर का पैर भिगो दिया था। आलम का हाथ थामकर सड़क के बीच आलम का हाथ थामकर सड़क के बीच आलम इसका हाथ थामकर सड़क के बीच में आया और अपने बाजू खोलकर इसके सामने रुका, जैसे इसे अपनी जिंदगी में वेलकम कर रहा हो। इसके अंदाज पर वो जरा सा मुस्कुराई और अगले ही लम्हे इसकी बाहों में समा गई अपनी तमाम तर रजा के साथ। आलम को जैसे इसकी जिंदगी मिल गई थी, इसने अपनी बाहों में समेटे वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान महसूस कर रहा था। आई लव यू नैन, आई लव यू सो मच, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, मुझे नई जिंदगी देने के लिए, मुझे जीने की वजह देने के लिए, आई लव यू सो मच। वो इसे अपनी बाहों में बेचे शिद्दत से बोले जा रहा था, जबकि दानैन सिर्फ महसूस कर रही थी इसके अल्फाज की शिद्दत, इसकी मोहब्बत का जुनून, वो सच में इसका दीवाना था। वो गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर चुकी थी, जबकि तुराब आराम से एक सिगरेट खत्म करके दूसरा सुलगाने लगा था, जब अचानक बिजली की तेज कड़कने से हड़बड़ाकर तुराब के सीने में मुंह देने पर मजबूर कर दिया। तुराब की जैसे कोई दिली मुराद पूरी हो गई थी। वो लम्हे की भी तारहेर न करते हुए इसे अपने दिल के करीब कर गया था। रिलैक्स शहजादी, घबराओ नहीं, मैं हूं ना अपनी जान के साथ। वो नरमी से इसके बाल से हिलाता इसे रिलैक्स करने लगा। स्नेहा को अपने बाल में चलता हाथ महसूस हुआ, वो फौरन इसकी पनाहों से निकली थी, अभी पीछे हुई ही थी कि एक बार फिर से बिजली तेजी से चमकी और वो फिर से चीखती हुई इसके चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी। तुराब के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई, इसे अपने सीने से लगाए वो जैसे किसी और ही जहान में था। मुझे घर जाना है, वो नम आवाज में बोली। तुराब ने इसके लहजे की नमी को महसूस किया था। शहजादी, मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती हो, यकीन करो आज जिंदगी में पहली बार गाड़ी खराब हुई है, मेरी वो पूरी ईमानदारी से बता रहा था, लेकिन मुझे फिर भी घर जाना है। वो रोती हुई इसकी शर्ट अपने आंसू से भिगो रही थी। एक तो बाहर बारिश हो रही थी जिसने बाहर को जलजल कर दिया था, और एक बारिश अंदर हो रही थी जो तुराब को बेईमान कर रही थी। इसका नाजुक वजूद इसकी पनाहों में छुपा हुआ था, इसका दिल बेईमान हो रहा था। ये सोच ही इसके जज्बात को बेलगाम करने के लिए काफी थी कि इसकी पनाहों में इसका जायज हक है, इसकी शहजादी है। शहजादी, तुम यूं करीब आकर मेरे जज्बातों को बरका नहीं सकती, मेरी नीयत खराब कर रही हो। बेशक मेरे करीब रहो, लेकिन वादा करो कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो नाराज नहीं होगी। वो जज्बात से भरपूर लहजे में कहता इसकी ठंडी पेशानी पर अपने लब्बों की महर लगा चुका था। इसकी बात सुनकर स्नेहा एक झटके से अलग हुई, दिल बेतरतीब धड़के जा रहा था, लेकिन सामने भी तुराब हैदरशाह था। वो बोला अपनी शहजादी को खुद से दूर कैसे करता, वो इसे एक ही पल में खींचकर अपने सीने से लगा चुका था। तूफानी बारिश है शहजादी, तुम डर जाओगी। वो इसे जैसे अपने इस अमल की सफाई दे रहा था। स्नेहा ने इससे दूर होने की कोशिश की तो एक बार फिर से बादल गरजे। इसे ऐसा लगा जैसे दूर कहीं बिजली गिरी हो। वो खौफ से मजीद इसके सीने में छुप गई। तुराब ने इसे अपने सीने में छुपा लिया था, किसी कीमती मतनाह की तरह। वो किसी छोटी सी सहमी हुई बच्ची की तरह इसकी पनाहों में कैद इसके सीने से लगी हुई थी, जैसे वो इसका सीना नहीं बल्कि स्नेहा की हिफाजत का हो। वो इसे अपने कुछ भी मानने को तैयार न थी, लेकिन फिर भी खुद को इसके साथ महफूज तस्वर करती थी। वो कितनी ही देर से खुद से लिपटे खरा बरसती बारिश ने इन्हें हर चीज से अनजान कर दिया था। एक दूसरे के अलावा वो कुछ भी महसूस नहीं कर रहे थे। जब आलम को दूर से आती गाड़ी की लाइट महसूस हुई, इस लाइट की रोशनी में दानैन को एक नजर देखा था। इसका भीगा लिबास इसके नाजुक वजूद से चिपका हुआ था। आलम ने इसे अपने पीछे कर दिया। इसे मंजूर न था कि इसकी बीवी को कोई भी इस हाल में देखे। गाड़ी इनके करीब आकर रुकी, जो कि पुलिस की गाड़ी थी। सर, तूफानी बारिश की वजह से आगे रास्ते में दरख्त गिर गए हैं, रास्ता सुबह तक बंद रहेगा, यहाँ करीब ही होटल है, आप लोग रात वहां स्टे कर सकते हैं। वो बेहद मुतबाना अंदाज में बोला था। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बता दिया। तेज बारिश की वजह से हमें सफर में परेशानी भी हो रही थी। होटल किस तरफ है? आलम ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए पूछा था। सर, यहाँ से तकरीबन 5 मिनट दाएं जानब। वो इन्हें तफसील से बताते आगे बढ़ गए थे, जबकि आलम अब नैन की जानिब मुतवज्जो हुआ था। चलो जान, रास्ते ब्लॉक है, हमें आज की रात पास ही होटल में गुजारनी होगी। वो इसे बताने लगा। वाह आलम, जल्दी चले, मैंने कभी भी होटल में रात नहीं गुजारी, और ना ही मुझे सर्दी भी लग रही है। वो काफी एक्साइटेड सी हाथ एक दूसरे से मलते हुए बताने लगी। मेरी जान को सर्दी लग रही है, चादर लो ना, इससे सर्दी कम महसूस होगी। वो इसे गाड़ी में बिठाता अपनी चादर उड़ाने लगा, जिसे वो अक्सर शाम में घर आते इसके कंधे पर देखती थी। आलम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हीटर ऑन किया और मोबाइल चेक करने लगा। वाओ डार्लिंग, सर्विस भी बंद है। इसने अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप करके चाचू को सेंड करते हुए लिखा था कि चाचू सुबह एयरपोर्ट से रिसीव करना है। जब भी सर्विस स्टार्ट होती ये मैसेज जरूर इनको मिल जाता। वैसे भी वो हैदर चाचू को बता ही चुका था। वैसे नैन, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है, आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रास्ते ब्लॉक है और सर्विस भी, और बारिश ने आज रुकना भी नहीं है। वो दिलकशी से मुस्कुराया, अंदाज ऐसा था कि दानैन की नसें झुक गई। अरे नैन,
अरे नैन, तुम शर्मा क्यों रही हो? वैसे देखकर बेहद शरारत से बोला था, चुप हो जाए आलू को चालू, वरना मैं बात नहीं करूंगी। वो चिढ़कर बोली थी, ये आलू को चालू क्या है? वो हैरत से पूछने लगा, आपका निकनेम। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया था, आलू को चालू। लाइक सीरियसली? वो इसे देखते हुए बिल्कुल वो इसे देखते बल्कि घूरते हुए पूछ रहा था। हाँ तो आप भी तो मुझे नैन कहते हैं, इसके पास वजह थी। मैं प्यार से कहता हूँ नैन। वो जैसे समझाने लगा था, मैं भी प्यार से ही कहूंगी ना, वो सिर्फ आपके पास, और वो भी सिर्फ आपके सामने। वैसे भी मुझे आलू बहुत पसंद है। वो इसे देखते इंतहाई मासूमियत से बोली। तो आलम आगे से कुछ भी नहीं बोल पाया था। 5 मिनट में ही वो होटल पहुंच चुके थे। होटल की हालत हालत काफी खस्ता हाल थी। आलम ऐसी जगह पर रहना कभी पसंद न करता। अगर मजबूरी ना होती, वो अकेला होता तो गाड़ी में ही रह जाता, लेकिन यहाँ इसकी साथ इसकी नैन भी थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। स्नेहा इसके सीने में साथ दिए गहरी नींद में उतर चुकी थी। बारिश अब भी इसी रफ्तार से हो रही थी, तो रात को इस कंडीशन में नींद भी नहीं आनी थी। मोबाइल भी वो आते हुए आलम को देकर आया था। इसमें कोई शक नहीं था कि ये रात इसकी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, लेकिन वो इस तरह की सिचुएशन की उम्मीद नहीं करता था। हाँ, मगर वो स्नेहा के साथ सारी जिंदगी यूं ही इस गाड़ी में गुजार सकता था। इससे जिंदगी में स्नेहा के अलावा और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं थी। वो स्नेहा के साथ जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त गुजार रहा था। वो चाहता था इस रात की कभी सुबह ना हो और यूं ही इसकी बाहों में रहे। वो जितनी एक्साइटेड होकर हवे वो जितनी एक्साइटेड होकर हव- वो जितनी एक्साइटेड होकर होटल के कमरे में दाखिल हुई थी, यहाँ आकर आलम को देखकर रह गई। आलू को चालू, ये क्या है? वो हैरानगी से कभी कमरे को देखती तो कभी आलम को। कमरा है मेरी जान। इसके आलू को चालू कहने पर अपने लबों के किनारों पर उबड़ती मुस्कुराहट को रोककर बोला, लेकिन फिल्मों और ड्रामों में तो ऐसे कमरे नहीं होते, और नावलों में भी होटल के रूम का लेवल ही अलग है। ये क्या है आलम? वो हैरान सी कमरे में मौजूद एक ये क्या है आलम? वो हैरान सी कमरे में मौजूद एक कोने में पड़ी सिंगल बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो बेड कम तख्ता ज्यादा लग रहा था। कमरा इतना छोटा सा है कि यहाँ सिर्फ एक ही इंसान रह सकता था। सिर्फ एक ही बेड था, वो भी सिंगल, और कंबल भी एक ही था। छोटा सा दरवाजा था, शायद वो वॉशरूम था। आलम को इसकी शक्ल देखकर बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा, तो तुमने किसी 5 स्टार होटल की उम्मीद कर रही थी मेरी जान। जंगल के बीचों बीच ऐसे ही होटल्स होते हैं, इसलिए तो वो मैनेजर बार बार पूछ रहा था कि आप मियाँ बीवी हैं या आपको अलग अलग कमरा दिया जाए। तभी तो तुमने कहा था कि हम मियाँ बीवी हैं। तुम्हें अकेले कमरे में रहने से डर लगता है। तो जानो, अब हम दोनों एक साथ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कमरा थोड़ा छोटा है, लेकिन हम दोनों मिलजुल कर गुजारा कर सकते हैं। और कम्बल भी एक ही है, लेकिन इसको हम मिलजुल कर बांट सकते हैं। और बाकी जहाँ तक कमरे की बात है, तो एक रात गुजारा कर लेते हैं। बाकी हनीमून पर मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत से होटल में लेकर जाऊंगा। वहां पर तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं होगी। चलो फिलहाल के लिए ये नाइट ड्रेस पहन लो, ताकि सर्दी से बच सको। वो उसे एक नाइट ड्रेस निकाल कर देते हुए बोला था। आलम में ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। वो नाइट ड्रेस की तरफ देखते हुए बोली, वो बेखुदा तो हरगिज नहीं था, लेकिन इसके माप के हिसाब से बहुत बड़ा और खुला था। गुजारा करो मेरी जान, हम सिर्फ गुजारा ही कर रहे हैं। वो शरारत से बोला। वो जब से यहाँ आया था, गुजारा लफ्ज 1000 बार यूज कर चुका था, जिस पर अब नैन उकता चुकी थी, लेकिन आलम इंजॉय कर रहा था। यकीनन वो इसकी एक्साइटमेंट को नाउमीदी में बदलते देख रहा था। वो जितना भी बुरा सोचती, इतना बुरा नहीं सोच सकती थी। आलू को चालू, वो खिड़की भी टूटी हुई है, यहाँ से हवा तो सीधी अंदर आएगी। वो खिड़की की जानिब इशारा करने लगी। कमरे में यही एक वाहिद खिड़की थी जो मुकम्मल बेलबास थी। वो पूरी तरह टूटी हुई थी। इस पर किसी किस्म का कोई पर्दा या शीशा नहीं लगा हुआ था। हवा सीधी अंदर आकर कमरे को अच्छा खासा ठंडा कर चुकी थी। कोई बात नहीं, हमने कौन सा सारी जिंदगी यहाँ गुजारनी है, बस मजीद चंद घंटे। इंशाल्लाह सुबह तक रास्ते खुल जाएंगे। तुम जाओ, चेंज करो, ठंड लग जाएगी। वो उसे समझाते हुए बोला था। आपको इतना खुला ड्रेस लेना ही नहीं चाहिए था। कितना अच्छा मेरे माप का दे रहा था वो। आपने बोला कि आपको पैक्ड चाहिए, जो अनयूज हो। अभी ऐसा ही हाथ आना था ना? वो इसे देखकर फिर से मुंह बनाकर बोली, हाँ, क्योंकि मुझे मंजूर नहीं कि मेरी बीवी किसी की छुई हुई चीज को पहने। आलम सुल्तान शाह की जिंदगी के कुछ असूल हैं डार्लिंग, जिन्हें तुम्हें भी फॉलो करना होगा। चलो आप चेंज करो, क्योंकि मेरी प्यारी सी बीवी को बीमार नहीं करना चाहती। क्यों मेरी प्यारी सी बीवी को बीमार करना चाहती हो? वो बेहद मोहब्बत से बोला, तो नैन मुस्कुराकर इसकी बात मानती नाइट ड्रेस को उठाती वॉशरूम में चली गई थी। जब तक वो वापस आई, तब तक आलम भी चेंज करता खिड़की को बंद करने की खातिर सरहाने के कवर को उतारकर हवा का रास्ता रोक चुका था। आलम ने एक नजर इसे देखा तो इसे कपड़ों में उलझा देखकर मुस्कुराया। वो इतने लंबे और बड़े ड्रेस में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। आलम को वो कोई नन्ही सी गुड़िया से कम न लगी। आलू को चालू कहीं के, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब पता है, दिल ही दिल में हंस रहे हैं मुझ पर। इतनी बुरी लग रही हूँ मैं इतने बड़े कपड़ों में। ये क्या किसी मोटी सी आंटी के लिए होंगे? वो इसको कहते हुए बेड पर आकर बैठी थी। हाँ, ये इन आंटी के लिए ही होंगे जिनको तुमने मेरे पीछे लगाया है। वो भी मुस्कुराता हुआ इसके पास आ बैठा। दानेन को हैरत का झटका लगा था। मतलब वो जानता था इस आंटी को इसने पीछे लगाया है। मैंने कौन सी आंटी को आपके पीछे लगाया? वो अनजान बनी। हाँ हाँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो बहुत मासूम हो, कुछ जानती ही नहीं हो इस बारे में। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? इसके साथ बेड पर बैठते हुए
वो एक हाथ इसके कंधे पर रखता इसे अपने करीब कर चुका था। हाँ बिल्कुल भी, मैं नहीं जानती, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसने झूठ बोलने में ही अपनी भलाई जानी। गलत बात है नैन, अगर गलती करो तो इसे कबूल कर लो। मैं तुम्हारी और आंटी की सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मेकअप वाली बात का बदला लेने के लिए आंटी को मेरे पीछे लगाया है। अभी हम शादी से निकले नहीं हैं कि इनकी फोन कॉल्स भी आना शुरू हो चुकी थी मुझे। वैसे मुझे नहीं पता वो मेकअप तुम्हारे लिए इतना अहम था, मगर कोई बात नहीं। तुम्हें वो सब कुछ करना अच्छा लगता है तो कागान नारायण जाकर जरूर करना, लेकिन सिर्फ मेरे सामने। वो मुस्कुराते हुए बोला, नारायण कहाँ वहाँ कौन जा रहा है? नारायण कागान वहाँ कौन जा रहा है? वो हैरानगी से पूछने लगी। मैं और तुम, आलम ने बताया। क्या? मैं और आप नारायण कागान जाने वाले हैं? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। वाओ आलू कचालू, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो कभी अपने घर से भी बाहर नहीं निकली और आप इन हसीन वादियों में जाने वाली हूँ। अल्लाह, वो तो दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है ना। आलू कचालू, हम कब जाएंगे? वो आप भी बेयकीनी की कैफियत में पूछ रही थी। जब तुम कहो। तुराब ने हमें गिफ्ट देने के लिए नारायण कागान की प्लानिंग की थी, वरना मैं तुम्हें मुल्क से बाहर लेकर जाने वाला था। लेकिन तुराब ने कहा कि तुम्हें यकीनन ऐसे इलाके पसंद होंगे, और अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि तुराब बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस बात में कोई शक नहीं कि नारायण कागान बेहद खूबसूरत है। मैं और तुराब कॉलेज के दौर में भी गए थे वहाँ ट्रिप पर। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ भी वहाँ जाना नसीब होगा। अब हम दोनों वहाँ जाएंगे, अपने आने वाले दिनों को खूबसूरत बनाएंगे। थैंक यू सो मच नैन, मुझे माफ करने के लिए। मैं तो जिंदगी की ख्वाहिश ही छोड़ चुका था। अगर तुम ना मिलती तो शायद मैं सांस लेना भी छोड़ देता। मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा बेहद शुक्रिया। तुम मेरी आती जाती सांसों की चलने की वजह हो, इस दिल में धड़कन बनकर धड़कती हो। नैन, तुम मेरे जीने की वजह हो। तुम्हारे रूप में अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा बेहद शुक्रिया। इसके चेहरे को बेहद नरमी से थामते वो इसे अपने सीने से लगा चुका था। उफ, कितनी बार शुक्रिया कहेंगे, मैं बोर हो गई हूँ आपकी थैंक यू की गर्दान से। वो मुंह बसूर कर बोली तो आलम मुस्कुरा दिया था। अब मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम ही होगा, लेकिन अब तुम्हें मजीद बोर नहीं करूंगा, बल्कि अब तो कुछ रोमांटिक बातें कर लेनी चाहिए। वो इसका चेहरा सामने करते हुए शरारत से कहता इसके चेहरे पर झुका था। इसके चेहरे के नरम और नाजुक नकुश को अपने लबों से छूता इसे सिमटने पर मजबूर कर गया। नैन खामोशी से इसका लम्स महसूस करती, नजरें झुकाई अपनी तेज होती धड़कनों को महसूस कर रही थी। इसके माथे पर महसूस करते हुए इसकी आंखों को लबों से छूकर इसकी छोटी सी नाक में झूलती हुई नथ को चूमता इसकी नाजुक लबों को देखने लगा था। दानेन अपने चेहरे पर किसी किस्म का लम्स महसूस न करते हुए आंखें खोले इसे देखने लगी। वो पूरी तरह इसकी निगाहों के इशार में थी। आलम ने मुस्कुराकर जैसे इसकी इजाजत मांगी, इसके खूबसूरत लबों की तलाश में दिलकशी पैदा करती मुस्कुराहट दानेन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। आलम ने लम्हे की भी ताखीर न करते हुए इसकी मुस्कुराहट को अपनी मुस्कुराहट में कैद कर लिया। वो दोनों इस नाजुक लम्हे की कैद में थे। आलम बेहद नरमी से इसे महसूस करता इसके नाजुक से वजूद को खुद में समेटता अपने बेहद करीब कर गया था। इसकी मोहब्बत जीत गई थी। वो नाजुक सी लड़की इसके जज्बातों के सामने हार मान गई थी। इसे खुद में सिमट कर वो सारी दुनिया मिटाने लगा था। जिसे पाने का इसको जुनून था, जिसे हासिल करना इसका पागलपन, वो इश्क बनकर इसकी रगों में दौड़ने लगी थी। आज वो इसे पूरे हक से हासिल कर गया था। वो अपनी तमाम रजामंदी से इसकी बाहों में सिमटी इसकी शिद्दत में सांसें ले रही थी। वो बेहद नरमी से इसे छूता इसे अपनी चाहतों का एहसास दिला रहा था। अब दूरियां मुमकिन नहीं थी, इनके रास्ते एक हो चुके थे। आलम इसकी तमाम राहें फरार बंद कर चुका था। अब सिर्फ एक सफर था मोहब्बतों का, और वो दोनों इसके मुसाफिर खामोशी से तमाम मरहल तय कर रहे थे। वो घर में दाखिल हुए तो तकरीबन रात का 1 बज रहा था। वो लोग बेहद लेट हो गए थे। सब मोबाइल सर्विसेज बंद हो चुकी थी। वो पाकिज़ा बेगम की हैरियत पूछना चाहता था, लेकिन इस वक्त इनको डिस्टर्ब ना करने के ख्याल से वो सोए हुए हादी को अपनी बाहों में उठाता कमरे में ले आया, जबकि पासेब आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चलती ऊपर आ रही थी। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। सफर ने इसकी हालत मजीद बिगाड़ दी थी। गाड़ी में थोड़ी देर के लिए इसके कंधे पर सर रखते ही वो नींद में उतर चुकी थी। आज का सफर जैसे ज़ियाद ने अकेले ही किया था, लेकिन वो बेहद खुश था। वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता लेकर आया था कि पाजेब को कोई तकलीफ ना हो। आजकल तो इसका सारा दिन पाजेब का ख्याल रखते और बार बार इसके फोन पर हैरियत पूछते गुजर जाता था। वो पाजेब की तबीयत पर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसे अपना होने वाला बच्चा बेहद अजीज था। हादी से इसकी जंग परे रोज की तरह जारी थी। इसने आलम को बरेरा के बारे में बता दिया था, लेकिन आलम का कहना था कि अब चूहे के बिल से निकलने का वक्त आ चुका है, इसीलिए इसे छोटे मोटे खेल खेल कर अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ हमारा ध्यान बांटना चाहता है और कुछ भी नहीं। बरेरा को आजाद किसने करवाया इस बात का अंदाजा इसे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जिसने भी करवाया था बरेरा इसे यकीनन कोई ना कोई फायदा दे सकती थी। लेकिन आलम ने कहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर वो बरेरा को मोहरा बना रहा है तो बरेरा इस खेल का सबसे कमजोर मोहरा साबित होगी, क्योंकि रोहन पाकिस्तान वापस आ रहा है और वो अपनी यादाश्त भी काफी तेजी से रिकवर कर रहा था। जल्द ही इसे सब कुछ याद आ जाना था और फिर ये खेल तमाम हो जाना था। इस खेल के पीछे जो मास्टर माइंड था, इसे भी बहुत जल्दी ही बेनिकाब करने का इरादा रखते थे। आलम के मुताबिक अपनों ही में कोई भेड़िया छुपा हुआ था जो इस तरह से रोहान की जान लेना चाहता था, और अब भी रोहान का दुश्मन था। इसका पहला शिकार रोहान था। इसने हादी को बेड पर लिटा दिया और पाजेब को चेंज करने का कहने लगा, लेकिन पाजेब हमेशा की तरह अपने कपड़े चेंज करने के बजाय हादी के करवाने लगी। एक बात पूछूं तुमसे पाजेब, वो इसे हादी के कपड़े चेंज करवाते देखकर पूछने लगा।
वो बेहद नरमी से ये काम कर रही थी ताकि हादी की नींद खराब ना हो। इसने एक नजर जियार की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। हादी की नींद के खराब होने के डर से वो बात भी नहीं कर रही थी। क्या हमारा बच्चा हो जाने के बाद तुम हादी को इसी तरह से प्यार करोगे? मेरा मतलब है हादी की मोहब्बत में कोई कमी तो नहीं आएगी ना? वो इसे पूछ रहा था। यार हादी मेरे लिए कोई गैर नहीं बल्कि वो तो आपसे मिलवाने का जरिया है, इसलिए तो मैं आपकी जिंदगी में शामिल हुई हूँ। ये आपका खून है, मेरे लिए बहुत अहम है। हादी मेरा बच्चा है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। वो हादी के सर पर हाथ फेरती बेहद मोहब्बत से बोली थी, लेकिन जियार को लगा कि अब वक्त आ गया है कि वो उसे सारी हकीकत बता दे। वो पहले ही जानता था कि पाजिब हादी से बेहद मोहब्बत करती है। हादी इसके लिए बेहद अहम है। वो किसी भी हाल में हादी की मोहब्बत में कमी नहीं आने देगी, तो इसे यह हकीकत छुपाने का कोई फायदा नहीं था। वो हादी को माँ से बढ़कर मोहब्बत और तवज्जो दे रही थी। इसे ये जानने का हक था कि हादी किसका खून है। शेर ने भी इसे यही कहा था कि अब वक्त आ गया है, इसे सारी हकीकत को सबके सामने ले आया जाए। लेकिन बरेरा जिस तरह से जेल से आजाद होकर गायब हुई थी, अब बहुत सारे राज खोल देगी। वो नहीं चाहता था कि पासेब के लिए कोई भी बात झटका साबित हो, इसीलिए इसने ये बात बताने देने का फैसला कर लिया था और इसने ऐसा ही किया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। तो आपने बेहद मोहब्बत से इसका सर सीट से लगाया और अपनी चादर पूरी तरह इस पर फैलाई ताकि इसे सर्दी न लगे। गाड़ी की सीट थोड़ी सी पीछे की ताकि वो रिलैक्स होकर सोई रहे और खुद गाड़ी ठीक करने के लिए गाड़ी से बाहर निकला। इसने झूठ बोला था कि इसे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती, इसे भीगना पसंद नहीं था और ना ही वो इतनी बारिश में भीगना चाहता था और ना ही फिलहाल स्नेहा से दूर जाना चाहता था। स्नेहा के साथ जो वक्त इसे मुयसर हुआ था वो इसे बार बार नहीं मिलना था, इसीलिए वो इस वक्त को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहता था। लेकिन अब बहुत वक्त हो चुका था। यकीनन स्नेहा के घर वाले भी यकीनन स्नेहा के घर में भी सब लोग अब परेशान हो रहे होंगे। इसके पास मोबाइल भी नहीं था। इसने अपने लाइटर की रोशनी में गाड़ी ठीक करना शुरू की। गाड़ी में कोई मसला नहीं था, सफर लंबा होने की वजह से गाड़ी गर्म हो गई थी, इसलिए बंद हो गई। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल था। वो वापस आकर अपनी सीट संभालकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि स्नेहा इसी हालत में गहरी नींद सो रही थी। तो आपका बस चलता था, वो यहीं से इसे अपने साथ कहीं दूर ले जाता, लेकिन इससे स्नेहा को तकलीफ होती और वो इसे तकलीफ नहीं दे सकता था। अल्लाह अल्लाह करके ये लंबा सफर तय हुआ। इसने गाड़ी हवेली के बाहर रोकी। बाहर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। शायद गार्ड भी इस वक्त आराम करने में मसरूफ थे। वैसे भी हवेली को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई थी कि चोरी का तो कोई डर था ही नहीं। ये अलग बात है कि वो जब चाहता था इसे सुकून से अपनी शहजादी के पास आ जाया करता था। इसने एक नजर सोई हुई स्नेहा पर डाली। वो अब तक नींद में थी। इसने बेहद नरमी से इसके कंधे को छुआ तो फौरन ही इसकी आंख खुल गई। शहजादी तुम्हारा घर आ गया, आप जाओ अंदर, वरना मैं तुम्हें यहीं से अपने घर लेकर जाऊंगा, फिर तुम्हें इतराज होगा। इसकी आवाज में खुमार था, शायद नींद का खुमार या फिर इसकी कुर्बत का। इसके अंदाज ने स्नेहा को एक ही सेकंड में पूरी तरह से बेदार कर दिया था। इसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए हवेली को देखा। हल्की पुल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो चुकी थी। इसने एक भी लम्हे की देर न करते हुए फौरन खुद पर चादर फैलाई और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए तकरीबन भागते हुए हवेली की तरफ चली गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही इसने एक नजर मुड़कर पीछे देखा। वो इसे ही देख रहा था। इसकी नजरों में कुछ अजीब सा था। ऐसा लगा जैसे वो कह रहा हो, वापिस आ जाओ शहजादी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो काफी आसानी से इसकी नजरों की तहरीर को पढ़ चुकी थी। इसके दिल में घबराहट सी होने लगी। अगले ही लम्हे वो पलटकर चादर को अच्छे से खुद पर फैलाते हुए खामोशी से हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब खुद पर मौजूद चादर से इसे अनजानी सी खुशबू आई। इसने फौरन अपने वजूद पर लिपटी इस चादर को देखा। इसे हैरत हुई, शायद ये इसी ने इसे दी थी। वो जानती थी कि ये तुराब की है। वो जितनी बार भी आया था इस चादर के साथ ही आया था। इसे खुद से उतारने लगी, लेकिन इसका दिल ही ना माना कि वो इस चादर को खुद से अलग करे। इसे अजीब से तहाफुज का एहसास हुआ। जाने कि इस एहसास के तहत इसने चादर को मजीद खुद से लिपटा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे की जानिब चली गई। वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे जब हवा के एक साथ झोंके ने खिड़की पर मौजूद कमरे की दीवार को गिरा दिया। वो सिमट कर मजीद इसके करीब आ गई। आलम ने बेखुदी से इसे मजीद खुद में बेच लिया था। आलम सर्दी लग रही है, वो बेहद मासूमियत से इसके कान में बोली थी। आलम ने हमारा आलूदा आंखें खोलकर इसका मासूम चेहरा देखा। वो इसकी गिद्ध बाहें फैलाते हुए कम्बल को पूरी तरह इस पर फैलाकर खुद में कैद कर लिया था। अब सर्दी लग रही है, वो इसे खुद में सिमटते बेहद मोहब्बत से बोला था। अंदाज में फिक्रमंदी थी। नैन ने इसके सीने में सच छुपाई, ना में गर्दन हिलाई थी। आलम बेहद नरमी से इसके माथे पर बोसा देता आंखें बंद कर गया। आलम एक बात पूछूं? वो नींद में डूबी हुई आवाज में बोली। आलम बेख्तियार आंखें खोले से देखने लगा था। मैं आपको बहुत तंग कर रही हूँ, वो इसके सीने में मुंह दिए बेहद मध्यम आवाज में बोली। किस बेवकूफ ने कहा ऐसा? इसका सर अपने सीने में रखते हुए वो सीधा होकर लेटा, जबकि हाथ अब भी इसके गिद्ध मजबूत हिसार बनाए हुए था। कहा तो किसी ने भी नहीं, मैंने खुद सोचा। पता है आलम, मैं हमेशा कहती थी मेरे नसीब में किसी की मोहब्बत नहीं लिखी। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरे लाड उठाते थे, मेरी सारी बातें मानते थे, मेरी हर जिद पूरी करते थे। लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं इनका लम्स आज भी महसूस करती हूँ। मेरे बाबा मामा एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। चाचू ने मुझे बहुत प्यार दिया, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर बात मानने की कोशिश करते थे। लेकिन चाची की बातों ने मुझे जल्द ही इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं चाचू की अपनी बेटी नहीं हूँ। वो मुझे चाचू के पास नहीं बैठने देती थी। वो कहती थी कि इनकी अपनी बेटियां हैं, तुमसे प्यार
करें या अपनी बेटियों को। तुम भतीजी हो, भतीजी बनकर रहो, और भतीजी बेटी नहीं होती, सिर्फ बेटी जैसी होती है। मैं इस बात की गहराई को समझ गई आलम। मैं समझ गई कि मैं इनकी भतीजी हूँ, बेटी नहीं। फिर मैं इनकी भतीजी ही बन गई। मैंने कभी इनकी बेटी बनने की कोशिश नहीं की। मैं चाचू को देखती थी वो किस तरह से अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं, इनका लाड उठाते हैं, इनसे मोहब्बत से बात करते हैं, इन्हें तवज्जो देते हैं। मेरा भी बहुत दिल करता था इनसे बातें करने को, अपने दिल की बातें शेयर करने को। जैसे चाचू की बेटियां सारे दिन की रूटीन सुनाती, मेरा भी दिल करता कि मैं भी इनके पास जाकर बैठूं, मुझे भी तवज्जो मिले, मुझे भी प्यार मिले। लेकिन जो नसीब में नहीं लिखा होता वो कैसे मिलता। चाची तो मुझे इन लोगों की तरफ देखने भी नहीं देती थी कि कहीं इनके घर को मेरी काली नजर न लग जाए। इसके लहजे में अजीब सी जुबान थी, पर जैसे अपने दिल की हर बात इसके सामने जाहिर कर देना चाहती थी। इस वक्त आलम को सबसे ज्यादा गुस्सा इस औरत पर आ रहा था जिसने इस मासूम सी लड़की के जज्बात की जरा भी फिक्र न की थी। लेकिन फिर खुद ही अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गया। वो खुद कौन सा इसके साथ कुछ अच्छा कर चुका था। आलम में हमेशा अल्लाह से दुआ मांगती थी मुझे भी कोई मिले जिसे मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं, जिसे मैं बहुत ज्यादा तंग करूं, बदले में वो मुझ पर गुस्सा नहीं करे बल्कि प्यार करे। मैं इसे अपने दिल की हर बात कहूं, वो खामोशी से सुनता रहे, वो मेरी फिक्र करे, मेरे लाड उठाए, खूब नखरे करूं, वो बर्दाश्त करे। मैं जिद करूं तो वो फौरन मेरी बात मान जाए। आलम क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ? इसने जरा सा सर उठाकर आलम के चेहरे को देखा, जो आंखें बंद किए से सुन रहा था। इसने जवाब न मिलने पर इसकी शर्ट को झंझोड़ते हुए पूछने लगी। आलम ने आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा था और नरमी से इसका साथ दोबारा अपने सीने पर रख दिया। मैं वादा करता हूँ तुमसे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हारे लाड उठाऊंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हें अपनी धड़कनों में बसा कर रखूंगा, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना दूंगा। तुमने कुछ नहीं तुमने तुमने तो कुछ भी नहीं मांगा है नैन। अगर मेरे पास में होता तो मैं सारी दुनिया की खुशियों को तुम्हारे कदमों में बिछा देता। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। मैं तुम्हारे बाबा को तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे दिल में जो भी बात हो मुझसे कहना, मुझ पर एतबार करना, कभी मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। इसके अल्फाज में शिद्दत थी। इसके गाल को अपने लबों से छूता हुआ एक बार फिर से इसे अपने अंदर सिमट गया। मैं आप पर एतबार करती हूँ आलम, मुझे पता है कि आप कभी भी मेरी उदासी की पहचान नहीं बनेंगे, आप मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर मेरे दिल में आपके लिए कोई भी सवाल हुआ मैं जवाब मांगने आपके पास आऊंगी। आई प्रॉमिस आलम, मैं आपके अलावा किसी पर एतबार नहीं करूंगी। आप बस मेरे एतबार को टूटने मत देना, मुझे खुद से दूर मत करना, वरना मैं रूठ जाऊंगी और फिर कभी नहीं मानूंगी। इसके अंदाज में मोहब्बत बड़ी धमकी थी, जिसे महसूस करके आलम मुस्कुराकर इसके चेहरे पर झुका था और उसके एक एक नक्श को अपने लबू से चूमने लगा। कोई मजाहमत नहीं, कोई एहतजाज नहीं, वह खामोशी से इसकी बाहों में पड़ी इसके लबू का लम्स पे इसके लबू का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इसका अंदाज प्यार बड़ी फुआर जैसा था। वो बरसती बारिश की तरह बूंद बूंद इस पर बरस रहा था। नैन खामोशी से इसके प्यार की बारिश में भीगती चली जा रही थी।